प्राचीन भारत का इतिहास। कनिष्क कुषाण राजवंश 78 ईस्वी 103 ईस्वी और मध्य एशियाई संपर्कों का प्रभाव। शक कुषाण काल के दौरान कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। उसके शासन के दौरान कुषाण साम्राज्य उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान से लेकर मथुरा और कश्मीर तक फैल गया था। रबातक शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार कनिष्क विमकदफिसिस का उत्तराधिकारी था, जिसने कुषाण राजाओं की एक प्रभावशाली वंशावली स्थापित की। कनिष्क साम्राज्य का विस्तार। कनिष्क साम्राज्य निश्चित रूप से बहुत बड़ा था। ये दक्षिणी उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान से उत्तर पश्चिम में अमू दरिया के उत्तर, ऑक्सस से पश्चिम पाकिस्तान और उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व में मथुरा। रबातक शिलालेख में यहाँ तक दावा किया गया है कि उसने पाटलिपुत्र और श्री चंपा को संगठित कर लिया था, तक फैल गया था और कश्मीर को भी अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया था, जहाँ कनिष्कपुर नाम का एक शहर था। उसके नाम से बारामूला दर्रा ज्यादा दूर नहीं था, जिसमें अभी भी एक बड़े स्तूप का आधार मौजूद है। कनिष्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्न प्रकार से हैं। कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित किया गया था। वह 78 ईस्वी शक युग का संस्थापक था। उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था और पुरुषपुर से बौद्ध भिक्षु अश्वघोष को ले लिया था। चरक और सुश्रुत कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था और उसने 78 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध परिषद बुलाई थी। परिषद की अध्यक्षता वासुमित्र द्वारा की गई थी और इस परिषद के दौरान बौद्ध ग्रंथों का संग्रह लाया गया था और टिप्पणियों को ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण किया गया था। कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वानों में वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और पार्शव शामिल थे। कनिष्क ने चीन में हान राजवंश के राजा हान होती के खिलाफ युद्ध किया। कनिष्क ने दूसरे प्रयास में चीनी राजा को पराजित किया था। शक और कुषाण अवधि के दौरान घुड़सवार सेना का बेहतरीन उपयोग देखने को मिला था। घोड़े की लगाम और पीठ पर सीट के प्रयोग की शुरुआत शकों और कुषाणों द्वारा शुरू की गई थी। इसके अलावा शक और कुषाणों ने अंगरखा, पगड़ी और पतलून तथा भारी भरकम लंबे कोट, कैप और हेलमेट की शुरुआत की थी तथा इस अवधि के दौरान जूतों की भी शुरुआत हुई थी, जो युद्ध में जीत के लिए मददगार साबित हुए थे। समुद्र और घाटियों के मार्गों के माध्यम से व्यापार करने के लिए केंद्रीय क्षेत्रों को खोल दिया गया था। इन मार्गों में से एक पुराने रेशम मार्ग के लिए प्रसिद्ध हो गया था। मिट्टी के बर्तन और संरचना। इस अवधि के दौरान शक कुषाण काल मिट्टी के बर्तन लाल रंग के होते थे, जो सादे और पॉलिश दोनों तरह से निर्मित होते थे। यह मध्य एशिया में कुषाण साम्राज्य के दौरान खोजे गए पतले कपड़ों और लाल मिट्टी के बर्तनों के समान थे। इस काल को ईंट की दीवारों के निर्माण के लिए जाना जाता था। फर्श और छत दोनों के लिए टाइल्स के रूप में जली हुई ईंटों का उपयोग होता था। शक और कुषाणों ने बेहतर घुड़सवार सेना की शुरुआत की। शक और कुषाण अवधि के दौरान घुड़सवार सेना का बेहतरीन उपयोग देखने को मिला था। घोड़े की लगाम और पीठ पर सीट के प्रयोग की शुरुआत शकों और कुषाणों द्वारा शुरू की गई थी। इसके अलावा शक और कुषाणों ने अंगरखा, पगड़ी और पतलून तथा भारी भरकम लंबे कोट, कैप, हेलमेट की भी शुरुआत की गई थी और इस अवधि के दौरान जूतों की भी शुरुआत हुई थी, जो युद्ध में जीत के लिए मददगार साबित हुए थे। कृषि और व्यापार। कुषाणों द्वारा कृषि को प्रोत्साहित किया गया था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पश्चिमी मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में सिंचाई सुविधाओं के पुरातात्विक निशान प्राप्त हुए थे। शक कुषाण अवधि के दौरान भारत और मध्य एशिया के बीच सीधे संपर्क की शुरुआत हुई। कुषाणों द्वारा नियंत्रित रेशम मार्ग, जिसकी शुरुआत चीन से हुई और यह मध्य एशिया एवं अफगानिस्तान के माध्यम से ईरान और पश्चिमी एशिया तक फैल गया था। भारत ने मध्य एशिया में स्थित अल्ताई पहाड़ों के माध्यम से रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार कर अच्छी मात्रा में स्वर्ण प्राप्त किया था। राजनीति पर प्रभाव। शकों और कुषाणों ने शासन के दिव्य मूल के विचार को प्रचारित किया। कुषाण राजाओं को ईश्वर का पुत्र कहा जाता था। कुषाणों ने भारत में सरकार की तानाशाह प्रणाली शुरू की। पूरा साम्राज्य कई तानाशाही में विभाजित किया गया था और प्रत्येक तानाशाही को एक तानाशाह द्वारा नियंत्रित किया जाता था। वंशानुगत दोहरा शासन, जिसमें एक ही साम्राज्य में एक ही समय में दो राजाओं के शासन करना शामिल था, की शुरुआत इसी काल के दौरान हुई थी। सैन्य गवर्नर के पद की प्रथा भी यूनानियों द्वारा शुरू की गई थी। यूनानियों द्वारा नियुक्त राज्यपालों को स्ट्राटेगोस कहा जाता था। ये नए विजय प्राप्त क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते थे। धर्म पर प्रभाव। कुषाण राजा बुद्ध और शिव दोनों की पूजा करते थे। दोनों राजाओं द्वारा जारी किए गए सिक्कों में इन दो देवताओं के चित्र दिखाई देते थे। प्रसिद्ध यूनानी शासक महेंद्र ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कला। शक और कुषाण राजकुमारों ने काफी हद तक भारतीय कला को प्रोत्साहित किया। इसी कारण गांधार, मथुरा और मध्य एशियाई जैसे कला के कई स्कूलों का निर्माण हुआ, जिसकी वजह भारतीय कारीगरों का यूनानी, रोमन और मध्य एशियाई कारीगरों के साथ संपर्क में आना था। गांधार कला का प्रभाव मथुरा तक पहुंच गया था। ईसाई युग की प्रारंभिक सदी में मथुरा कला स्कूल को विकसित किया गया था और इसके उत्पाद लाल बलुआ पत्थर से बनते थे। साहित्य। संस्कृत साहित्य को विदेशी शासकों का संरक्षण प्राप्त था।
अश्वघोष जैसे महान लेखकों को कुषाणों का संरक्षण प्राप्त था। अश्वघोष बुद्ध चरित और सौंदर्यनंद के लेखक थे। यूनानियों द्वारा पर्दे का प्रयोग शुरू करने के बाद से भारतीय रंगमंच भी यूनानी प्रभाव के साथ समृद्ध हो गया था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारतीय ज्योतिष विद्या ग्रीक विचारों से प्रभावित थी, जिसने होरोस्कोप जन्मकुंडली शब्द से होराशास्त्र शब्द की उत्पत्ति की। पंचचिन्हित सिक्कों की तुलना में यूनानी सिक्कों का आकार बेहतर और मुद्राकीन था, जो भारत में काफी प्रचलित हुए थे। ड्रामा शब्द की उत्पत्ति भी यूनानी शब्द ड्राचेमा से हुई थी। भारतीयों ने इस अवधि के दौरान चमड़े के जूते बनाने की कला सीखी थी, जो इसी कारण से संभव हुई थी। इस प्रकार आक्रमणों और मध्य एशियाई शासकों के संपर्क में आने से इसका असर भारत के कई क्षेत्रों जैसे मिट्टी के बर्तन, घुड़सवार सेना, साहित्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, धर्म और राजनीति में पड़ा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं मिलते इस सीरीज के अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।